डक्टाइल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है कि वो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई नॉन मेटल की। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, पेज नंबर 4 पर होगा बिल्कुल नीचे। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटल्स डो नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन ही एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर पेज नंबर 5 पर आ जाइए, इसमें है थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस नॉट शाइनी दे आर डल। नॉन मेटल्स जो है वो लस्ट्रस नहीं होते, मतलब शाइनी नहीं होते, वो डल होते हैं। बस एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो है वो जो मेटल नॉन मेटल होता है उसमें थोड़ी सी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, थोड़ी चमक होती है उसके अंदर। फोर्थ देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड नहीं होते। और इनमें एक ही हार्ड नॉन मेटल होता है और वो होता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड इतना हार्ड होता है कि उसको काट पाना बहुत मुश्किल है। फिफ्थ देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग दे आर इजीली ब्रोकन। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो स्ट्रॉन्गनेस मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्गनेस का मतलब यही है कि एनीथिंग द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कैरी वेट इज कॉल्ड इट्स स्ट्रॉन्गनेस। तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, ये जल्दी टूट जाते हैं। छठी प्रॉपर्टी देखिए, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर, जैसे रूम टेम्परेचर पर जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड्स ही होते हैं, और ये जो है एक ही लिक्विड नॉन मेटल एक ही लिक्विड मेटल होता है जिसको हम बोलते हैं एक ही लिक्विड मेटल होता है जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब इसका जो एग्जांपल है कि नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल कुछ भी हो सकते हैं। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेटल्स हैं, मेटल्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स ही होते हैं, बस एक एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, मर्क्यूरी, उसके अलावा। तो इसमें एग्जांपल देखिए, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। तो ये तीन ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि सॉलिड होते हैं, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। दूसरा है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, वो लिक्विड नॉन मेटल होता है। फिर तीसरा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं और ये गैसियस फॉर्म है, गैस होते हैं। इसके बाद सातवां देखिए, नॉन मेटल्स आर कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड। तो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स का कंपेरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉन मेटल्स का कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। और एक्सेप्शन इसमें भी डायमंड है। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर जो है वो जो आपका डायमंड है वो मेल्ट होना शुरू होता है। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, उसको अचीव करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद देखिएगा एट्थ, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस। तो नॉन मेटल्स जो है वो जनरली उठाने में हल्के होते हैं, लाइट सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, और इसके बाद नाइन्थ है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। तो साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। तो वो जो टन 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 की आवाज़ आती है ना, वो तो मेटल्स को स्ट्राइक करने पर आती है, लेकिन जब किसी नॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें वो रिंगिंग साउंड नहीं आती, तो इसलिए उनको नॉन सोनोरस बोल देते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला टेंथ है, टेंथ प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। तो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स के बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं। एग्जांपल, सल्फर का कलर येलो होता है, फास्फोरस का वाइट और रेड होता है, ग्रेफाइट का ब्लैक, क्लोरीन का येलोइश ग्रीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कलरलेस। तो ये क्या हुआ कि भाई जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का जनरली कलर जो है वो सिल्वर, डार्क ग्रे, ये कलर होता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की लगभग मिलती जुलती थी कि मेटल्स मेलिएबल हैं, वो नॉन मेलिएबल हैं, मेटल्स डक्टाइल हैं, वो नॉन डक्टाइल हैं, यानी कि ब्रिटल हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स हैं, मेटल्स लस्ट्रस हैं, वो नॉन लस्ट्रस हैं। तो इस तरीके से
हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने करी है, कंपेरेटिवली पढ़ी है, कंपैरिजन कर करके पढ़ी है, ऐसे ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। पहली है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में देखिएगा क्या है। पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो वो आ जाता है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, पहला एग्जांपल देखेंगे हम सोडियम का। तो सोडियम का ऑक्सीजन जब सोडियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, यानी कि जब उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर जब हम करा रहे हैं तो क्या होगा, सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो हम ये जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-। तो ऑक्सीजन का 2 तो लिख दिया जाएगा सोडियम के साथ और सोडियम का 1 लिख दिया जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं, तो ये क्या बन जाएगा Na2, क्या लिखा जाता है Na2O1, पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हो गया Na2। अब देखिएगा कि जैसे सोडियम है तो सोडियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो सोडियम का 1 एटम, इधर 2 एटम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। लेकिन ऑक्सीजन का इधर 2 है, ऑक्सीजन का इधर 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया जाएगा, तो 1 2 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन 2 2 4, सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 4Na + O2 gives 2Na2O। बताइए जी, समझ में आ गया? यस। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, अगला एग्जांपल देखिए, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो ज़्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम ही होगी। तो हम सेकंड देखते हैं एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम का भी वही सेम कहानी है कि इसकी वैलेंसी 1+ होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया K2O बन गया। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगाइए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 1 2 पोटेशियम, इसके आगे 4 लगाना पड़ेगा। और उसके बाद एक मिनट रुकिए बस।
चलिए देखिएगा, सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर सो एज टू प्रोटेक्ट देम। तो ये जो सोडियम होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम और पोटेशियम जो है ये आप ये समझ लीजिए हर जगह ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम में क्या है, सोडियम और पोटेशियम का ये होता है कि ये इनको खुले में रखा ही नहीं जा सकता। अगर इनको खुले में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मॉइस्चर से, ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये उनके साथ रिएक्ट कर देंगे और रिएक्ट करके दूसरे सब्सटेंसेस बना देंगे। तो ये सोडियम सोडियम रहेगा ही नहीं। सोचो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमेशा बचा कर रखा जाता है। सेम चीज़ पोटेशियम के साथ है, सोडियम और पोटेशियम दोनों के साथ में सेम प्रॉब्लम है कि इसीलिए इनको खुले में नहीं रखा जाता है, इनको केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाता है, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। क्या होता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं, समझ रहे? मेटल ऑक्साइड जो है वो जो मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनेगा। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि उनका जो नेचर है वो बेस वाला नेचर होगा, ठीक है। मतलब उनको अगर टेस्ट करेंगे तो दे विल बी बिटर इन टेस्ट, उनका कड़वा टेस्ट होगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे दो एग्जांपल हमने लिए थे, Na2O और K2O। तो हमने अभी देखा कि ये सोडियम रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, Na2O बना दिया, पोटेशियम रिएक्ट कर गया तो K2O बनाया। अब आपने क्या करा कि सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। Na2O को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaOH बन जाता है, NaOH बन जाता है। और इसी तरह से अगर K2O को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो KOH बन जाता है। बैलेंसिंग देख लो इसकी, इधर सोडियम के 2 एटम, इधर 1 एटम, को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन का एक इधर टोटल 2, तो 1 2 ज़ा 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का 1 2 ज़ा 2, हाइड्रोजन का बैलेंसिंग 2 बैलेंस है। यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए तो ये भी बैलेंस हो गया। अब हम ये जानते हैं कि ये जो है इनको वाटर में जैसे ही हमने डिज़ोल्व करा तो वाटर में ये डिज़ोल्व हो गए, और जो भी बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो इसलिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में ये देखा था कि ये जो बेस होता है तो बड़ा कॉमन बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बड़ा कॉमन बेस होता है। जहाँ पर भी OH आ जाएगा उसको हम बेस बोल देंगे। तो सोडियम ऑक्साइड को देख लो या पोटेशियम ऑक्साइड को देख लो, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारा बेस बना देते हैं। बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बाकी बच्चे बता दें भाई, सोमिल, सुधांशु, यस सर। आदित्य, यस सर। आरुष, ठीक है। पेज नंबर 7 पर आ जाइए। फिर बात करते हैं भाई मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। It reacts with oxygen on heating and gives intense heat and light to form magnesium oxide। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। आपने एक टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम डाला, ऑक्सीजन डाला और फिर उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म कर दिया, तो जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं तो हीट करते ही मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने पहले देखा, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ, है ना। बस अंतर कितना आएगा कि मैग्नीशियम के केस में अंतर कितना आएगा कि ये हमने Mg ले लिया और Mg को हमने O2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया।
तो क्या बन जाएगा, देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-। तो जब रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन का 2 मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा, मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा Mg2O2, 2 1 2 क्या बन गया, अल्टीमेटली MgO बन गया। तो Mg2O2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा MgO बन गया। अब जैसे कि MgO बना तो यहाँ पर आके देखिए बैलेंस करके देख लो, ऑक्सीजन का इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन का तो 2 हो गया, मैग्नीशियम का इधर 2 हो गया, इधर 1 रह गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने 2 लगाया। ठीक है, और बस कंडीशन क्या है कि बीच में यहाँ पर ट्राइंगल बना दीजिए। ट्राइंगल का मतलब क्या है कि भाई आपने इसको हीट करा है, ठीक है, हीट का सिंबल बनाना जरूरी है। हाँ हीट का सिंबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशन है, मैग्नीशियम नॉर्मली रिएक्ट करता ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मतलब उसको गर्म करना पड़ता है तभी मेरे पास से बैलेंस कर दोगे आप? क्या बोल रहे हो? एक इक्वेशन मेरे पास से बैलेंस कर दोगे? हाँ कर देंगे। अब इसी तरीके से अगला देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, क्या कर रहे हो, भेज रहे हो? यस सर। अच्छा भेज दो। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है लेकिन पार्शियली बनता है, पूरी तरीके से वो डिजॉल्व नहीं होता पानी में। तो हम इसको देखेंगे, MgO plus H2O gives MgOH whole twice। और आपको समझ में आ गया होगा MgOH whole twice क्यों बना, क्योंकि जो Mg है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है और OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1- होती है, तो 1 इसके साथ में आ गया, ये हो गया Mg1 और 2 उसके साथ में चला गया, तो Mg1 OH whole twice मतलब MgOH whole twice, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, ये लिखा हुआ है जो तुमने अभी क्वेश्चन लिखा, लेड एसिडेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद lead acetate solution is treated with dilute hydrochloric acid to form lead chloride and acetic acid solution to form lead chloride and acetic acid solution। ठीक है, तो पहले तो ये रिएक्शन लिखनी है, फिर इसको बैलेंस करना है। तो लेड एसिटेट क्या होता है, हम ये जानते हैं कि जो लेड होता है ना, Pb की जो वैलेंसी है, Pb की वैलेंसी तो होती है 2+, ठीक है, और जो एसीटेट होता है, एसीटेट को ऐसे लिखते हैं CH3COO-, CH3COO और 1- मतलब इसकी वैलेंसी होती है 1-, ठीक है। और लिखा उल्टे तरीके से जाता है, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है कि जहाँ पर एनायन पहले लिखा जाता है, कैटायन बाद में लिखा जाता है, जब भी एसीटेट का केस आता है। तो लेड एसीटेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लेड एसीटेट कैसे बनेगा, CH3COO, इसका 1 चला जाएगा Pb के साथ और इसका 2 आ जाएगा इसके साथ, तो इसको लिखेंगे CH3COO twice और Pb, और इसका रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो हमको क्या मिलता है, लेड क्लोराइड और एसिटिक एसिड। और लेड क्लोराइड क्या होता है लेड क्लोराइड होता है PbCl2 और एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3COOH, ठीक है, इसमें भाषा CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है ना, ऐसा तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। हाँ ये दोनों अलग है, क्या कह रहे हो, ये दोनों अलग अलग है? नहीं अलग अलग थोड़ी है भाई, ये अब ये क्या हो गया, ये हो गया लेड एसिटेट, ये हो गया, नहीं मैं एसिटेट और वो एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ। हाँ लेड एसिटेट और एसिटिक एसिड तो अलग अलग है ना, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बना कैसे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट से बन गया है भाई। ये जो Pb है, ये Pb तो चला गया Cl के साथ,
और ये H चला गया CH3CO के साथ, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग इसकी इस तरह से हो जाएगी कि यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, एक कार्बन दो कार्बन है यहाँ पर, और बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 2 कार्बन अंदर है और बाहर 2 लिखा हुआ है, तो 4 हो गया कार्बन। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इनको 4 बनाने के लिए 2 लगा दो आगे, तो इस वाले कार्बन का 1 2 2, इस वाले कार्बन का 1 2 2, तो टोटल 2 + 2 4 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3, और 3 2 6, और एक यहाँ पर, तो टोटल 7 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो रहा है, हाइड्रोजन का 3 और 1 4 है, और 4 2 8, 4 2 8 हो गया। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पर तो 7 बन रहा था, नहीं, हाँ 3 2 6 और 7 बन रहा था, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, 3 2 6, हाइड्रोजन का 8 हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लेड की, पीवी की। अच्छा ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन अंदर है, 2 2 4, 4 हो गया। इधर भी 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4, तो 4 हो गया। क्लोरीन का इधर भी 2, 1 2 2, क्लोरीन का इधर भी 2, लेड का इधर भी है, इधर भी है, वो तो क्या बैलेंस, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए ये तो ये हुआ। अब वापस अपना उस पर आ जाएंगे जो हम मेटल नॉन मेटल कर रहे हैं। मेटल नॉन मेटल में पेज नंबर 7 पर थे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व तो करता है पानी में, मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व करता है, लेकिन पार्शियली डिजॉल्व करता है। तो पार्शियली मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं कर पाता, बस ये कंडीशन याद रखनी है। आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की भी सेम कहानी है कि डायरेक्टली वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, उसको भी हीट करना पड़ेगा तब जाकर रिएक्ट करेगा। तो अगला जो एग्जांपल है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करता है गर्म करने पर, हीट करने पर। तो भाई एल्यूमिनियम की पहले वैलेंसी देख लो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-। तो जब कंबाइन करेंगे तो 2 इसके साथ आ जाएगा, 3 इसके साथ आ जाएगा, एयर 2 3, एयर 2 और 3 बन गया। अब बैलेंस करने के लिए क्या करा जाएगा, भाई इधर तो इसके तो 2 हैं, इसके 2 हैं, तो या तो यहाँ पर 2 लगा दो, फिर ऑक्सीजन के इधर 3 और इधर 2 है, तो जब बिल्कुल अलग अलग नंबर होते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर लगा दो 2, तो 3 2 6, और यहाँ पर लगा दो 3, तो 2 3 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 2 4, एल्यूमिनियम का 4 हो गया, और यहाँ पर भी 4 लगा दो। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन बैलेंस होगी। और ये जो एल्यूमिनियम होता है, हम ये कहते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे उनका बेसिक नेचर होता है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सबका बेसिक नेचर होता है। तो अब जो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल होता है, इसका नेचर बेसिक नहीं होता, इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। कभी तो ये बेस वाला नेचर दिखाने लगता है, कभी ये एसिड वाला दिखाने लगता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, देखिए लिखा है यहाँ पर पेज नंबर 7 पे नीचे, those metal oxides which show basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxide. Amphoteric oxides react with both acids as well as bases to form salt and water. ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने Al2O3 को, इनका रिएक्शन मैंने करा दिया HCl के साथ, ये क्या बनेगा, AlCl3 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, AlCl3 प्लस H2O। तो इसका मतलब क्या है कि एसिड है और फिर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बन गया। भाई किसी भी एलिमेंट का अगर क्लोराइड बन रहा है, आयोडाइड बन रहा है या ब्रोमाइड बन रहा है तो वो सॉल्ट कहलाता है।
तो यहाँ पर क्लोरीन बन गया ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, है ना। तो ये सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। In this reaction, aluminium oxide behaves as a basic oxide to form salt and water. ऐसे ही अगर आप पेज नंबर 8 पर आ जाएंगे तो पेज नंबर 8 पर अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH क्या हो जाएगा, बेस Al2O3 और NaOH क्या है, बेस। अब अगर किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, अगर किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पर बनेगा NaAlO2। NaAlO2 इसको बोलता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। NaAlO2 प्लस वाटर, तो सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, बैलेंस इसको आप करते रहना अपने। इसी तरीके से ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी जो है वो जिंक की होती है कि जिंक भी कभी एसिड की तरह बिहेव करता है तो कभी बेस की तरह बिहेव करता है, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड। तो अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं जिंक का। जिंक का रिएक्शन O2 के साथ करा दिया तो क्या बनेगा, ZnO। ZnO अब क्यों ZnO, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस से 2- और जिंक की वैलेंस से 2+, तो ये ZnO हो गया। ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, ऐसे जिंक के आगे 2 लगा दिया। अब देखिएगा, अब जिंक ऑक्साइड जो है ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो कैसे कि भाई जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हमने करा दिया HCl के साथ में तो बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ZnO का रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ, NaOH क्या है, एक बेस है, तो अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ बन जाएगा Na2ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और साथ में वाटर, ठीक है। ये बन जाएगा। आप लोग बस 2 मिनट वेट करेंगे, अभी आ 2 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज।
चलिए जी, इसके बाद आयरन की बात करते हैं। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन, और हीटिंग टू फॉर्म आयरन सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली भी अगर हीट कर देते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। तो ये जो है ये एयर में, अगर हम सोचें कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ एयर में रखते हैं और एयर में रखकर हम ये सोचें कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये जलता नहीं है, मतलब इट डज नॉट बर्न। जैसे हमने बाकी का देखा, जैसे एल्यूमिनियम का देखा, जिंक का देखा, मैग्नीशियम, सोडियम, तो ये तो सारे के सारे बर्न हो जाते हैं, लेकिन ये जलता नहीं है। इसके साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भी तेज़ अगर आप गर्म कर देंगे आयरन को, तब भी वो जलेगा नहीं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि उसके ऊपर बस एक रस्ट की एक लेयर जम जाती है, वही होता है आपका आयरन ऑक्साइड। तो ये Fe+O2 और इसमें ये 3 वाला लिया गया है, मतलब फेरिक वाला लिया गया है। Fe का रिएक्शन O2 के साथ करा दिया गया, ये आपका बन गया Fe3O4। अब इसकी भी एक कहानी होती है Fe3O4, तो वो उतनी डिटेल में जाने की हमें फ़िलहाल तो ज़रूरत है नहीं कि भाई जब आपने Fe लिया यहाँ पर तो Fe3O4 किस तरीके से बन गया। क्या आयरन की वैलेंसी 4 है जो ऑक्सीजन के साथ लिख दी, या ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या 3 है जो आपने इसके साथ लिख दिया है। ये होता क्या है, आयरन के 2 ऑक्साइड होते हैं, एक आयरन सेकेंड ऑक्साइड और एक आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो अगर हम सेकेंड ऑक्साइड की बात करते हैं तो बेटा वो होता है Fe2O3, Fe2O3, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, वैसे तो जो है इसको भी प्रॉपर्ली पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ 10th लेवल तक इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो Fe2O3 है, जब मैं फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा कि Fe की वैलेंसी 3+ होती है, वो ऑक्सीजन के साथ चली गई, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, वो इसके साथ है। दोनों का एक एक एटम बढ़ जाता है बस, ठीक है ना। आयरन थर्ड ऑक्साइड में क्या होता है कि दोनों का एक एक एटम बढ़ जाता है। तो जैसे 2 है तो इसका एक एटम बढ़कर 3 हो गया, 3 है इसका एक एटम बढ़कर 4 हो गया। सिर्फ इतना कर लीजिए, और इसके अलावा बस ये रिएक्शन यही याद करना पड़ेगा और कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो Fe+O2 gives Fe3O4। फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करा गया, यहाँ 3 लगा दिया तो आयरन बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन हुआ 4 है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करा गया, इसके आगे 2 लगा दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। इसके बाद पेज नंबर 8 पर थे, इसके बाद आप आइए पेज नंबर 9 पर। Though a piece of iron metal does not burn in air, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of a burner। तो क्या होता है कि आयरन का जो मेटल है, मतलब मेटल का जो टुकड़ा होता है, वो तो कभी नहीं जलता, वो कभी जलता नहीं है। आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि लोहे की कोई रॉड है, उसको गर्म कर रखा, वो लोहे की रॉड जल गई है, तो लोहा जलता नहीं है, कितनी भी आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यों ना कर रहे। अब होता क्या है कि भाई जैसे हम बात करते हैं, अच्छा किसी व्हीकल में अगर हम आग की बात करते हैं कि किसी व्हीकल में आग लग गई है, तो व्हीकल में जो आग लगती है, व्हीकल अब ना के बराबर व्हीकल ऐसे हैं जो कि आयरन के बनते हों। व्हीकल्स ज़्यादातर एल्यूमिनियम के या फिर टिन के बनते हैं, एल्यूमिनियम के या फिर टिन के। कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो आयरन के बनते हैं, ठीक है, जैसे कि बुलेट प्रूफ कार्स होती हैं, तो बुलेट प्रूफ कार्स जो है वो आयरन की बनाई जाती हैं। अब उनमें भी क्या होता है कि कई बार अगर ब्लास्ट हो गया तो आग उनमें भी लग जाती है। तो हम ये कहेंगे कि हम तो कह रहे थे भाई लोहे में आग नहीं लगती और यहाँ तो आयरन में आग लग रही है। बेसिकली क्या होता है कि उस पर होता क्या है कि उसके ऊपर वो सिर्फ आयरन नहीं होता, उस आयरन के ऊपर पहले जो है प्राइमर की एक कोटिंग करी जाती है, उसके ऊपर वार्निश की कोटिंग करी जाती है, और उसके ऊपर पेंट करा जाता है। तो पेंट, वार्निश और जो प्राइमर होता है, इन तीनों में आग लगती है। इन तीनों में आग लगने के बाद में अगर आपने कभी कोई रास्ते में, जैसे काफ़ी आपने देखी होंगी, कई बार क्या होता है कि जो CNG वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें कई बार आग लग जाती है, और उसमें आपने कई बार रास्ते में देखा होगा कि CNG की कोई गाड़ी खड़ी हुई थी या कोई भी गाड़ी खड़ी हुई थी, अब उसका सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, सिर्फ ढांचा है उसका। तो उस ढांचे में आप देखेंगे कि जिस ढांचे की, जिस स्ट्रक्चर की वो बनी हुई है गाड़ी,
वो स्ट्रक्चर पूरा जल गया है, मतलब उसका कलर वलर सब चेंज हो गया, जैसे जले हुए का कलर होता है वैसा हो गया, लेकिन उसका जो है ऐश नहीं बना, वो पाउडर्ड फॉर्म में जो ऐश बन जाती है वो नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर जो कोटिंग हो रखी थी वॉर्निश की, प्राइमर की और पेंट की, एक्चुअली वो जला था और उसके जलने की वजह से उसने उस सरफेस को ब्लैक बना दिया। तो आयरन नहीं जलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आयरन को अगर जलाना हो तो कोई तरीका है जलाने का? तो हम कहते हैं कि हाँ, जलाने का एक तरीका भी होता है। वो तरीका ये है कि आयरन का जो पाउडर होता है, बहुत बारीक सा पाउडर, कभी भी आप देखें कि कोई आयरन फैब्रिकेटर हो, आयरन फैब्रिकेटर क्या, जहाँ पर ये दरवाजे, लोहे के दरवाजे, लोहे की खिड़कियाँ, ये सब बनती हैं, तो वहाँ पर आयरन की कटिंग का काम चलता है, आयरन की फाइलिंग का काम चलता है। फाइलिंग जान रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आयरन कहीं पर मोटा है और उसको कहीं पर फिट करना है, किसी विंडो में फिट करना है या किसी डोर में फिट करना है, तो उसके लिए उसको जो है ना फाइल, ये FILE फाइल, ये वो वाली फाइल नहीं होती जिसके अंदर कागज़ लगा लेते हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, वो वाली फाइल नहीं। ये फाइल ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा घिसते हैं, उसके ऊपर घिसते हैं तो लोहा जो है, लोहा थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो इसलिए हम फाइलिंग जहाँ पर भी हो रही होती है, ख़ास तौर पर जहाँ ये आयरन वाले लोग काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पर आपको ब्लैक कलर का छोटा सा पाउडर पड़ा हुआ मिल जाएगा, उसी को आयरन फिलिंग बोलते हैं, मतलब आयरन का पाउडर फॉर्म, आयरन का चूड़ा जिसको बोलते हैं। तो वो आपने आयरन का चूड़ा अगर ले लिया, वो जो छोटा सा जो पाउडर है वो अगर आपने ले लिया और किसी जलती हुई कैंडल पर ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, ऐसे फेंक दिया, वो बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से वो आग पकड़ता है, उसमें बड़ी तेज़ी से आग लगती है। क्यों? क्योंकि वो आयरन का बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म है, आयरन का पाउडर्ड फॉर्म है, तो इतना छोटा है, तो उसमें उसके स्मॉल साइज़ की वजह से आग लग जाती है, नहीं तो वो भी ना चले। उसके बाद कॉपर मेटल ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और इसीलिए कॉपर जो है, कॉपर भी नहीं चलता, आयरन भी नहीं चलता, एल्यूमिनियम भी नहीं चलता, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हम खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के लिए जो बर्तन है, आयरन की कढ़ाई जो है, बड़ी कढ़ाई जो होती है वो आयरन की बनाई जाती है। बड़ी कढ़ाई को एल्यूमिनियम का नहीं बनाते, नहीं तो वो मुड़ने लगता है एल्यूमिनियम। तो जो बड़ी कढ़ाई होती है जिसमें, वो बड़ी कढ़ाई का मैं मतलब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, उस बड़ी कढ़ाई की बात क्यों कर रहा हूँ? कढ़ाई की बात इस वजह से करी जा रही है क्योंकि किसी हलवाई की दुकान पर देखो तो वहाँ सुबह भी समोसे उतरेंगे, फिर जलेबी उतरेगी, फिर कचौरी उतरेगी, फिर शाम को फिर से वही, मतलब उसका जो बर्नर है वो लगभग पूरा दिन चलता ही रहेगा। फिर वो मिठाई बनाएगा, फिर वो उसके अंदर दूध भी गर्म करेगा। तो आप ये देखिएगा कि जो बड़े बड़े हलवाई होते हैं, तो हलवाइयों के यहाँ पर जो कढ़ाई होती है वो लोहे की होती है, वो एल्यूमिनियम की नहीं रखते। एल्यूमिनियम की रखेंगे तो वो इतनी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मुड़ जाएगी। उनका बर्नर भी बहुत बड़ा होता है, मतलब जैसे हम घर में देखेंगे तो घर में जो बर्नर होता है LPG स्टोव का, वो छोटा होता है, लेकिन जो हलवाई की दुकान होती है वहाँ पर बड़े बड़े बर्नर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग निकलती है क्योंकि उनको बहुत सारा सामान एक साथ बनाना होता है। तो इसीलिए जो यूटेंसिल्स होते हैं जनरली खाना पकाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आयरन की, कॉपर की और एल्यूमिनियम की, इसकी बनाई जाती है। तो कॉपर भी जो है वो भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। तो कॉपर का जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है तो भाई कॉपर सेकंड ऑक्साइड बन जाता है, इसको CuO बोलते हैं, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सेकंड ऑक्साइड क्यों? तो कॉपर की वैलेंसी टू होती है, तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड बोल दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर जो है, हाँ ये मैं आपको कल करवाऊंगा, आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है? आज इतना ही कर लेते हैं, वैसे भी हिम्मत नहीं पूरी और ज़्यादा बोल देंगे। थैंक यू सर। चलिए ओके भाई। कल भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है वैसे, आज रात भी गरारे वगैरह करके सोऊंगा तो मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगी तबीयत, तो मैं बुला लूँगा, ठीक है ना? और आप लोग भी अपना ध्यान रखो भाई, बड़ा बुरा हाल चल रहा है आजकल, ये मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब हो रही है सबकी। अभी तो मेरी बात आ रही है। क्या कह रहे हो? और पेपर आ रहे हैं। और पेपर आ रहे हैं, हाँ। चलिए ठीक है। क्या हो गया? प्रैक्टिकल फ्रैक्चर किसको हो गया? अरे हमारे बस में जाता है। अच्छा अक्षत,
अक्षय, हाँ हाँ। अक्षय नहीं अक्षय आता हाँ है। मेरे पास पढ़ता तो है ना, वो 11th क्लास में है मेरे पास 11th। उसको बताया आज, उसकी मम्मी का फ़ोन आया था कि फ्रैक्चर हो गया फुटबॉल खेलते हुए शायद। नहीं अच्छा, बास्केटबॉल है। अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा है वो, और लंबा होना है उसको, इतना लंबा हो गया। अरे तो मेरे नाम में तो हम तक फुटबॉल खेलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पर इसमें हुआ है ना, राइट वाले में हुआ है, लेफ्ट ही है वो। हाँ, राइट वाला हुआ है। चलिए ठीक है भाई, आप लोग फ्रैक्चर वगैरह को तो छोड़ो, बाकी जो बदलता हुआ मौसम है इसका थोड़ा ध्यान रखो, तबीयत का ध्यान रखो। ठीक है जी, कल मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही लूँगा कल क्लास। Thank you, sir. ओके।